इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे हैं अजित पवार। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है। सिने इंडस्ट्री असेल, तुमची इंडस्ट्री असेल, उद्योगधंदे, सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्याचं अतिशय चांगले संबंध होते, मित्रत्वाचे संबंध होते आणि फार म्हणजे मला तर अजूनही विश्वासच बसत नाही की बाबा आपल्यात नाही आहे, पण झालंय ते वस्तुस्थिती आहे आणि काळाच्या नियतीच्या पुढे आपलं कुणाचंच तुमचं आमचं काही चालत नाही। तो डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे हुए हैं कूपर अस्पताल और वहां पर वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। हालांकि मराठी में वो बोल रहे हैं। उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल भी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यही कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है बाबा सिद्दीकी का और ये कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधे सरकार की ओर से कहा गया है और पूरे ही मामले की जांच भी चल रही है। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र और वहां मुंबई से कूपर अस्पताल के बाहर अजित पवार को कानून व्यवस्था ठीक न रखना और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। मुझे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। तो डिप्टी सीएम अजित पवार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे जो भी वजह होगी वो सच बाहर आएगा, ये उन्होंने कहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, इस बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और साथ ही बाबा सिद्दीकी को लेकर भी उन्होंने बताया कि अलग अलग पार्टियों में रहे, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लंबा उनका सियासी अनुभव रहा है। ये कूपर अस्पताल के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है उनके पार्थिव शरीर का, बाबा सिद्दीकी के। और बाहर इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजित पवार और उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर मौजूद हैं। अजित पवार ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि ये हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, इसका जिक्र करते हुए, और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच की जा रही है। जो आरोपी 2 गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ और जो एक अभी भी फरार है उसकी भी जांच की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है। क्या वजह रही, क्यों किया गया, क्या मंशा इसके पीछे है, इसको लेकर भी सच जो है वो बाहर आएगा, सच देश के सामने जरूर आएगा, इस बात का जिक्र किया। और मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ, वो भी कूपर अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। मृत्युंजय, वहां पर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं, और क्या हलचल और क्या जानकारी? जी, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया, खुद ही आधिकारिक तौर पर बताया है कि 40 मिनट का और समय लगेगा, जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा और फिर वहाँ के बाद थोड़ा सा समय कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रखा जाएगा ताकि आम लोग अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज के बाद जो नमाज है वो अदा की जाएगी और फिर उनको यहाँ मरीन ड्राइव इलाके में ले जाया जाएगा। मरीन लाइन्स के ठीक सामने जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच जांच को लेकर अजीत पवार ने एक बड़ी जानकारी दी है। अजीत पवार ने कहा है
कि लगभग पुलिस को सफलता मिल चुकी है। थोड़ा पुलिस को और वक्त चाहिए। 5 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। 5 टीम देश के अलग अलग शहरों में जाकर भी जांच कर रही हैं और लगभग पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस गैंग के पीछे कौन है और किन लोगों ने इस हत्याकांड को, इस शूट आउट को अंजाम दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कही है कि लगभग शूटर्स पहचाने जा चुके हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं वो भी पहचाने जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने थोड़ा और वक्त मांगा है। ये बहुत बड़ी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी है। अजीत पवार ने ये भी कहा कि ऐसे समय पर राजनीति बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत पवार वहां पर पहुंचे हुए थे कूपर अस्पताल, और जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग सफलता मिल चुकी है तमाम टीमों को। क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, अलग अलग हिस्सों में टीमें मौजूद हैं और वहां से तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं इसके पीछे, इसके बारे में पुलिस को जानकारी हाथ लग चुकी है। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और पूरी सच्चाई सामने होगी, इसका जिक्र उन्होंने किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या कल रात को मुंबई में की गई। जब अपने दफ्तर से वो निकल रहे थे, बाहर नकाबपोश शूटर मौजूद थे, गाड़ी से निकले और 3 राउंड फायरिंग की बाबा सिद्दीकी पर, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई और उनका पोस्टमार्टम इस वक्त कूपर अस्पताल में चल रहा है। अजीत पवार ने भी ये जानकारी साझा की कि अभी आधे घंटे का वक्त और लगेगा मृत्युंजय, जब पोस्टमार्टम कंप्लीट होगा। और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों में जाकर के जांच पड़ताल कर रही हैं, सबसे ज्यादा जो शक की सुई घूम रही है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही घूम रही है अभी तक जो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगभग जिस दिशा में पुलिस की जांच चल रही है और जिस प्रकार के सबूत मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जो शक है वो गहराता चला जा रहा है। 2 घटनाक्रम हो रहे हैं। एक घटनाक्रम यहाँ मुंबई के जुहू में कूपर अस्पताल में चल रहा है, जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम आधे घंटे 45 मिनट तक और चलेगा। लगभग 12 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा और यहाँ से परिवार पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई के बांद्रा इलाके में रवाना होगा, जहाँ पर परिवार रहता है। ये एक हो गया। दूसरी जो बात है जांच से जुड़ी हुई, तो आपको बता दें कि पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है। भले ही एफआईआर जो है मुंबई के निर्मल नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया हो, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने केस को टेक ओवर कर लिया है और क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स अलग अलग डायरेक्शन में जांच कर रही हैं। जांच के लिए वो यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद भी ले रही हैं, उनसे जानकारी साझा कर रही हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हुई है। खास करके जो तीसरा आरोपी है, जो कल शूटआउट के बाद फरार हो गया था घटनास्थल से, उसकी तलाश के लिए टीमें अलग अलग जगहों पर रवाना हुई है। ऐसा अंदेशा है कि कहीं वो मौका पाकर मुंबई शहर से ही बाहर भाग गया हो, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर रवाना हुई है। टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठा किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो कई जगह पर कैप्चर हो चुका है और उसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। तो ये जांच चल रही है। दूसरी तरफ एक क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई के कुर्ला इलाके भी पहुंची हुई है। कुर्ला इलाके में ही ये शूटर्स रहते थे, किराए के घर पर रहते थे। 2 सितंबर से वो किराए के घर पर रहने आए थे। 14,000 रुपए देकर उन्होंने महीने का ये घर लिया था। अब पुलिस उस ब्रोकर को, एजेंट को भी पकड़ना चाहेगी पूछताछ के लिए कि वो इनके बारे में कितना जानता था और क्या बोलकर इन्होंने रेंट पर दिया था, और जो रेंट के पहले कागजी प्रक्रिया होती है क्या उसका पालन किया गया था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्राइम ब्रांच के अलग अलग टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो बाबा सिद्दीकी का परिवार है वो गमगीन है, उनके चाहने वाले गमगीन हैं। पार्थिव शरीर फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा, बांद्रा ले जाया जाएगा, वहां घर में कुछ समय तक रखा जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से वो 2 बार के नगर सेवक और 3 बार के विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे बांद्रा वेस्ट सीट से, वहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि जो आम लोग हैं, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता, वो अंतिम दर्शन कर सके और फिर जो जनाजे की नमाज है वो शाम को मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाएगी और फिर पार्थिव शरीर को मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में ले जाया जाएगा। मुंबई के मरीन लाइंस के ठीक सामने बड़ा कब्रिस्तान है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। रात करीब 8:30 बजे का वक्त है जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज होने वाली एमवीए की बैठक स्थगित हो गई है। बड़ी खबर, आज सीट बंटवारे के ऐलान की उम्मीद थी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, आज महाविकास अघाड़ी की बैठक नहीं होगी। जो बैठक आज होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है।
कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है, उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, बाबा सिद्दीकी के बेटे से मिले अजित पवार, ये कहा जा रहा है। अजित पवार ने जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजित पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की है। कल जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से निकलते वक्त ही यह सब हुआ, जब आगे निकले जिशान सिद्दीकी और पीछे गाड़ी बाबा सिद्दीकी की थी, और उसी वक्त वहां पर बाहर जो शूटर्स मौजूद थे उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और अभी की जानकारी ये है कि जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की है अजित पवार ने। और हमारे 3 सहयोगी लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सूरज ओझा क्राइम ब्रांच दफ्तर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नम्रता दुबे बाबा सिद्दीकी के घर से हमारे साथ कनेक्ट हैं, और साथ ही मृत्युंजय कुमार सिंह हमारे साथ कूपर अस्पताल से हैं। लेकिन सबसे पहले नम्रता का रुख कर लेते हैं। नम्रता, वहां पर बाबा सिद्दीकी के घर पर पहुंचे अजित पवार, परिवार से मुलाकात की। कहां पर हुई जिशान से मुलाकात अजित पवार की? देखिए, जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो उनके घर पर मुलाकात नहीं हुई है। ये जो मुलाकात है वो कूपर अस्पताल में हुई है। जब अजित पवार गए थे अस्पताल में मिलने, तो वहाँ पर जिशान सिद्दीकी से उनकी मुलाकात हुई है। और अजित पवार ने परिवार को इस बात की सांत्वना दी है कि जो जल्द से जल्द आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पूरी जो सरकार है, महायुति के लोग हैं, वो उनके साथ है। और ऐसे में कूपर अस्पताल में ये मुलाकात जो है अजित पवार ने की है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनसीपी के तमाम जो नेता है जो सुबह पहुंचे थे वो भी उसमें मौजूद है। जिशान सिद्दीकी ने भी अजित पवार से कहा है कि वो पूरा सहयोग करेंगे इस मामले में पुलिस को। और ऐसे में ये मुलाकात जो है वो कूपर अस्पताल में हुई, जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हो रहा है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ मकबा हाइट्स के पास, जो कि बाबा सिद्दीकी का घर है। यहाँ पर उनके पार्थिव को लाया जाएगा दोपहर 1 बजे के करीब की जानकारी हमको मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर जो तमाम विधि विधान होते हैं उसके साथ जो जनाजा है वो निकाला जाएगा, और जिसको बड़ा कब्रिस्तान में वहाँ पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, और राजकीय सम्मान के साथ ये पूरी विदाई दी जाएगी। तो फिलहाल पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता की गई है। पुलिस की तरफ से कूपर अस्पताल से लेकर मकबा हाइट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ताकि जब उनका पार्थिव निकले तो किसी तरह का और कोई मसला ना हो। और यहाँ पर पुलिस ने अपनी टीमें और भी ज़्यादा पुख्ता कर दी हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर लगातार मुंबई पुलिस की जो टीम है वो आसपास के दुकानों की और सीसीटीवी की निगरानी तो कर रही है। जो आसपास की सोसाइटी है उस पर भी जाकर पूछताछ कर रही है। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल यानी कि 17वीं मंजिल पर ये परिवार रहता है, जहां पर कुछ देर में बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव है वो पहुंचेगा, नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद ये जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। तो फिलहाल यहाँ पर अभी पार्थिव आने के लिए वक्त है, लेकिन अजित पवार ने कूपर अस्पताल में परिवार से मुलाकात की है। परिवार में जिशान सिद्दीकी वहाँ पर मौजूद थे। परिवार के लिए बहुत बड़े गम की बात है, क्योंकि घर का मुखिया चला गया है। लेकिन यहाँ अजित पवार पहुंचे, उनके साथ एनसीपी के तमाम नेता पहुंचे। उन्होंने वहां पर परिवार को सांत्वना दी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रक्रिया चल रही, केस में क्या कुछ अपडेट है वो जानकारी दी गई। बिल्कुल ठीक है नम्रता, लौट रही हूँ आपके पास। इसी बीच में एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड एंगल से भी जांच अब आगे बढ़ रही है। नामी व्यवसायी के साथ था जमीन का विवाद, ये कहा जा रहा है, और अब हर एक एंगल से जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी खबर यह है कि लॉरेंस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। नामी व्यवसायी के साथ था जमीन का विवाद, ये जानकारी सामने आ रही है। और मृत्युंजय से इस पर और जानकारी हासिल करते हैं। मृत्युंजय, ये इस खबर पर पूरी अपडेट दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि अब अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की तरफ भी इशारा मिल रहा है और इस एंगल से भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, एक तरफ जो बाबा सिद्दीकी पर शूट आउट हुआ, इसमें जो आरोपी पकड़े गए उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में प्राथमिक तौर पर खुद आरोपियों ने कहा कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन
मुंबई पुलिस पूरी तरह से इस पर विश्वास नहीं कर रही है। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड की एंट्री होती दिख रही है। मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक गुमराह करने के लिए किया जा रहा हो और इसके पीछे कहानी कुछ और हो या हत्या की साजिश कुछ और हो। लॉरेंस बिश्नोई जिस प्रकार से एक मॉडस ऑपरेंडी का यूज़ करता है, 18 साल से 24 साल के युवा लड़कों को इस्तेमाल करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उन्हें लाखों रुपए देता है, टारगेट बताता है, उन आरोपियों को पता नहीं होता कि शूट किसे और किस पर करना है, लेकिन वो अपने हत्याकांड को या इस प्रकार के शूटआउट को अंजाम देते हैं। क्या बाबा सिद्दीकी सलमान खान से नजदीकी थी, तो क्या इन दो बातों का, एक मॉडस ऑपरेंडी का और सलमान खान से कनेक्शन का उपयोग किया गया बाबा सिद्दीकी पर हमला करने के लिए और पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? क्या अंडरवर्ल्ड के लोग इसमें शामिल हैं बाबा सिद्दीकी पर टारगेट करने के लिए? तो ये कौन है और क्यों है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपको बता दें कि 2 महीने पहले मुंबई के बांद्रा इलाके में एक जमीन विवाद हुआ था, जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र राज्य के या हम कहें देश का एक नामी बिल्डर शामिल है। उनका और बाबा सिद्दीकी, जिशान सिद्दीकी का डिस्प्यूट हुआ था और यह मामला पुलिस थाने तक गया था, जिसमें जिशान सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत भी हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इतर भी बिल्कुल मृत्युंजय, क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी हो सकती है? मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है? अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस करेक्शन पर जांच तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने की आशंका है और जांच इस ओर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित केस में कहा जा रहा है यह संपर्क किया गया और बैकग्राउंड क्या क्या है, कैसा है इन आरोपियों का, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। सूरज, अभी और नई जानकारी इन आरोपियों को लेकर क्या हासिल है आपके पास, क्या आपको जानकारी है, वो जरा विस्तार से बताइए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने के बारे में खुद ये कहा जा रहा है कि आरोपियों ने कबूल की है ये बात क्राइम ब्रांच के सामने। जी बिल्कुल, ये जो लॉरेंस बिश्नोई की थियरी है ये आरोपियों का ही कबूलनामा है, लेकिन जो तीसरा शूटर है जो स्पॉट से फरार हो गया था उसे भी उसकी पहचान अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने कर ली है। उसे ढूंढने के लिए टीमें भी यहां से डिस्पैच कर दी गई हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इनपुट्स मिले हैं जिसे वेरीफाई करने के लिए, जिस पे एक्ट करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की जो अलग अलग टीमें हैं वो उज्जैन, दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, इन 3 जगहों पर भेजी गई हैं। आपको बता दें कि इसी जगह पर फिलहाल आरोपी रखे गए हैं जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ बीती रात 12 बजे से की जा रही है। इन आरोपियों को अभी कुछ ही समय में यहां से निकाला जाएगा, जिसके बाद इन्हें जीटी अस्पताल ले जाया जाएगा जहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद उन्हें आज हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूंकि आज संडे है, रेगुलर कोर्ट नहीं होता, तो आज हॉलीडे जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आरोपियों को पेश किया जाएगा और उसके बाद डीसीपी डिटेक्शन जो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच को मॉनिटर कर रहे हैं, वो मीडिया से बात करेंगे। बात करने के बाद इस जांच में और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो फिलहाल बाहर नहीं आई हैं, ऐसी तमाम बातें हमें बताएंगे। लेकिन अब तक की जो जांच में बात सामने आई है, तीसरा जो आरोपी है, जो मिसिंग डॉट है, उसकी पहचान करने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिल गई है और उसे ही पकड़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए टीमें भी डिस्पैच हो गई हैं। जी, जो तीसरा आरोपी है सूरज, आप ये कह रहे हैं कि उसके बारे में जानकारी हासिल हो गई है टीम को, क्राइम ब्रांच को, कहाँ का वो रहने वाला है, क्या जानकारी मिल रही है उसको लेकर? देखिए, क्राइम ब्रांच फिलहाल इसे सीक्रेट रखी हुई है क्योंकि उनका मानना है अगर उसकी लोकेशन डिस्क्लोज होती है तो कहीं वो भाग ना जाए। इसी वजह से ये पूरा एक कोवर्ट ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो तीसरा आरोपी है उसे सफलतापूर्वक पकड़ा जा सके और उससे पूछताछ कर जो चौथा आरोपी है जिसके बारे में इन दोनों आरोपियों को नहीं पता, ऐसा दावा ये दोनों कर रहे हैं, उस चौथे के बारे में भी जानकारी मिल सके ताकि एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा जा सके और इस पूरे हत्याकांड में जितने भी लोग शामिल हैं हर एक तक पहुंचा जा सके। तो उन तक पहुंचने के लिए जो मिसिंग कड़ी थी, जो तीसरा आरोपी था, वो काफी महत्वपूर्ण है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए। उसकी शिनाख्त की जा चुकी है, उसे लोकेट किया जा चुका है और उसे पकड़ने के लिए टीम को डिस्पैच भी किया जा चुका है। ठीक है सूरज, आप रहे हमारे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जो कुछ ये हुआ इस सर कल मुंबई में, सरेआम जिस तरीके से
फायरिंग की गई और बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, इसके पीछे की वजह, पूरी कहानी क्या लग रही है सर आपको? सर आवाज आ रही है आपको? देखिए, बाबा सिद्दीकी के बारे में जो हत्या हुई है उसको हम कहते हैं टारगेटेड किलिंग। हाँ, आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी नाउ? आ रही है सर आपकी आवाज, बोलिए सर प्लीज। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? ओके। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसे हम टारगेटेड किलिंग कहते हैं। ये किसी भी स्टेट में कहीं भी हो सकता है, और वो चाहे ये रियल एस्टेट का मामला हो, स्लम डेवलपमेंट से जुड़ा हो, ये किसी भी तरह किया जा सकता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें बाबा सिद्दीकी को पहले धमकी मिली थी और उस धमकी के बाद उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। तो अगर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी तो इसको जो अंजाम दिया गया वो थोड़ी हैरत में हम इसलिए हैं क्योंकि ये उन्हें बचाया जा सकता था। अगर आपका जो पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट है वो थोड़ा प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, जिसमें कि सही लोग हैं, तो इंटेलिजेंस मिलने पर ऐसे थ्रेट्स को काउंटर किया जा सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये अगर उनके पास सिक्योरिटी थी तो उनके जो क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट है उनकी एक कमजोरी रही है उनको बचाने में। सर, और जहां तक हत्या का सवाल है, ये सुरक्षा में ये सरासर चूक है क्योंकि वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रोफेशनल उनको हासिल थी, उनको मिली हुई थी, क्योंकि उन्होंने धमकी की बात बताई थी, जिसके बाद सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई थी। आप कह रहे हैं कि घटना को रोका जा सकता था, ये सुरक्षा में चूक है? जी हाँ, ये सुरक्षा में बिल्कुल चूक है, बिकॉज वाई कैटेगरी में उनके पास लोग रहते हैं, घर पे भी उनकी सुरक्षा रहती है और उनके साथ भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये कहा गया है कि वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे, उसी समय जब वो गाड़ी में बैठे तब उनको शूट किया गया। तो ऐसे में जो उनके पर्सनल साथ में जो कमांडोज रहे होंगे या उनकी प्रोटेक्शन यूनिट रही होगी, उसको तुरंत रिएक्ट करना चाहिए था। और मुझे नहीं मालूम उनको अरेस्ट कैसे किया, उनको तो डायरेक्ट शूटिंग में मैं समझता हूँ वहाँ पे एनकाउंटर होना चाहिए था, गोलियाँ चलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे पूरी स्थिति मालूम नहीं है ये किस हालात में ये वाकया हुआ और कैसे उनकी गिरफ्तारी बाद में हुई या मौके पे हुई। सर, इसमें जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है और अब तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को भी इनकार नहीं कर रही है जो जांच की टीमें हैं। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि मॉडस ऑपरेंडी जो है वो वही लगती है, पैटर्न वही है। पहले भी जिन मामलों में लॉरेंस बिश्नोई रहा है सर, उसमें भी इसी पैटर्न को अख्तियार किया गया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। आपको भी लग रहा है कि इसके पीछे वही हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई आदमी को थ्रेट दिया है, एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स भी दिए गए हैं। इसमें डायरेक्ट किलिंग हुई है। मुझे नहीं मालूम इनको एक्सटॉर्शन का थ्रेट आया था या सिर्फ धमकी दी गई थी जिसके आधार पर इनको पुलिस सुरक्षा दी गई है। तो हो सकता है इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, लेकिन इसमें जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये एक टारगेटेड किलिंग है। जो हो सकता है कोई रियल्टर हो और वो इस्तेमाल कर रहा हो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। तो इसमें जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं यही हैं कि इस टारगेटेड किलिंग में कोई ऐसे माफिया इन्वॉल्व हैं जिनके कहने के आधार पे ये ऐसा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर, आप रहे हमारे साथ और उज्जवल निकम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट जो इस वक्त का है आपको बता दें। पुलिस ने तीसरे आरोपी की पहचान कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग की गई, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी पर बरसाई गई। और मृत्युंजय सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए। मृत्युंजय, ये तीसरा आरोपी जो है उसकी पहचान हो चुकी है? बिल्कुल, जो 2 आरोपी हैं उनसे अलग अलग बिठाकर पूछताछ की गई है। उसमें से एक ने बताया है कि हमारे साथ में जो तीसरा व्यक्ति था, शूटर था, उसका नाम शिवा है, शिव कुमार नाम है।
हालांकि पुलिस ने अभी तक तीसरे आरोपी को पकड़ा नहीं है, तो ऐसे पर नाम भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन शिव कुमार नाम से वो उसने अपने आप का परिचय इन दोनों शूटर्स को दिया था। तो जो एक पहचान कर ली गई है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस के पास में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है और आरोपी की तस्वीर भी उपलब्ध है, जिसके आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और ये भी बता दें कि मुंबई से निकल चुका है आरोपी, बाहर जा चुका है, लेकिन पुलिस को उसका लोकेशन पता है। और आरोपी जिसका नाम कथित तौर पर अब तक शिव कुमार बताया जा रहा है, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम बहुत नज़दीक उसके पास है और बहुत जल्द उससे भी पकड़कर मुंबई लाया जाएगा। और बता दें आपको, जब कोर्ट में आरोपियों की पेशी हो जाएगी तब मुंबई पुलिस के डीसीपी रैंक के अधिकारी मीडिया से बात करेंगे, मीडिया को पूरे घटनाक्रम का ब्रीफिंग देंगे। और तब तक ऐसी संभावना भी है कि शायद 6 राउंड फायरिंग हुई थी, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, 2 सीने में, 1 उनके पेट में। और जो तीसरा आरोपी फरार है उसकी भी पहचान हो चुकी है, उसका नाम शिव कुमार बताया जा रहा है और वो यूपी का रहने वाला है, ये जानकारी सामने आ रही है। उज्जवल निकम सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। और ये जो हुआ है सर मुंबई में, जिस तरीके से सरेआम गोली मार दी गई बाबा सिद्दीकी को, इस पूरे घटनाक्रम को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो अब तक 2 शख्स पकड़े गए हैं, एक यूपी का है, एक हरियाणा का है, तीसरा शख्स अभी पुलिस की हिरासत से बाहर है। इसका मतलब यह है कि 2 शख्स अलग अलग राज्यों से जब चुने जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें एक साफ तरह की एक डीप साजिश रची गई है। यह साजिश करता कौन है और साजिश जिन लोगों ने साजिश के उद्देश्य के मुताबिक पार डाली है, उनको तो पुलिस की हिरासत में लिया है। इसलिए आज कहीं भी ये निष्कर्ष निकलना बहुत गलत होगा कि यह साजिश किस लिए रची गई है। दूसरी बात जो अहम है कि तीसरा जो शूटर है अभी तक पुलिस के शिकंजे के बाहर है। अगर वो भी गिरफ्तार होता है, सवाल यह होगा कि साजिश का मेन ऑब्जेक्ट क्या था। कई बार मैंने देखा है कि जैसे 26/11 की जो बंबई में हमला, उसकी ट्रायल भी चलाई, 10 हमलावर को मालूम नहीं था कि हमें लोगों को क्यों मारना है। उन्होंने हिंदू मारे, मुस्लिम मारे, क्रिश्चियन मारे, लेकिन उनका क्या मकसद था? ये साजिश जिस पाकिस्तान ने, जिस आतंक संगठन ने रची थी, उनको पता था। तो ये 3 गुनहगार को पकड़ने के बाद पूरा साजिश का पर्दाफाश होगा, ये मानना भी गलत होगा। जब तक तीसरा शूटर नहीं पुलिस की हिरासत में आता, जब तक पुलिस के पास से इसके बारे में तथ्य कुछ बाहर नहीं आते, तब तक कोई भी अंदाज करना इस वक्त गलत होगा। नंबर 2 अहम बात तो यह है कि जिस प्रकार इनकी सबसे ताल्लुकात अच्छे थे बाबा सिद्दीकी के ताल्लुकात सभी लोगों से, सभी समुदाय से अच्छे थे। और जब इफ्तार पार्टी में हर साल सभी समुदाय को लोगों बुलाते थे, तो अचानक एक बड़े राजनीति की हत्या क्यों होती है, इस पर भी एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमें कुछ मोहलत देनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तब तक बाहर सभी तथ्य बाहर आ जाएंगे, फिर तब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हत्या की साजिश कब हुई, क्या नहीं। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे जब सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार जिसकी चल रही हो, उसके साथ गठबंधन में एनसीपी है, उसी के कद्दावर नेता हैं और उनका सामाजिक प्रभाव इतना ज्यादा है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। अगर वो नहीं सेफ है सर, तो फिर महाराष्ट्र का आम नागरिक कैसे सेफ है? अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष तो राजनीति इस पे जरूर करेगी। आज तक कई सालों में इतने बड़े राजनीति की हत्या कहीं हुई नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने कई संगीन मामले चलाए जिनके अभियुक्त को सजा हो गई है, फांसी हो गई है, आजीवन कारावास हुई है। लेकिन इसलिए कोई भी अंदाज, और विपक्ष ने ये बात समझना चाहिए कि इस प्रकार आरोप करने से अभी आरोपी को फायदा मिलता है, क्योंकि जो मेन साजिश करता रहता है वो पर्दे के पीछे रहता है। हमेशा हमने देखा है कि साजिश के पीछे जो मेन गुनहगार रहता है वो कभी भी सामने नहीं आता है। और पुलिस को अगर इसकी जड़ तक जाना होगा कि साजिश का ऑब्जेक्ट क्या था,
जरूर ऐसी इस हत्या से विपक्ष तो राजनीति करेगी जी, पर मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि इस नीति से ऐसी इस तरह से राजनीति करना बहुत गलत है। उससे आरोपी को फायदा होता है। अभी जो जांच टीमें हैं उनको वक्त देना चाहिए। जांच लगातार आगे बढ़ रही है, क्या निकल करके सामने आता है उस पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।